लेकिन जो ये संघीय ढांचे को मजबूत किया जा रहा है या गठबंधन धर्म की ये अपने आप में मजबूरी है और मौका मिलता है उद्धव ठाकरे को निशाना साधने का, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है और अभी हरियाणा में भी है, तो हर राज्य कह रहा है कि भाई हमें बुला गए, तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव भी कि अरे भाई यूपी का क्या। देखिए, गठबंधन धर्म की मजदूरी तो साफ दिखाई पड़ रही है। अब गठबंधन धर्म कह लें या गठबंधन की व्यवस्था कर लें, यही चंद्रबाबू नायडू इन्हीं मांगों को लेकर के 2018 में एनडीए से अलग हुए थे। यही सारी मांगे थी अमरावती को लेकर के पैकेज, उसमें मुख्यमंत्री थे, एनडीए में थे 2014 से लेकर 2018 तक, और इन्हीं मुद्दों को लेकर अलग हुए थे। तब कोई परवाह भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने नहीं की थी, क्योंकि तब उनके पास 283 का अपना बहुमत था और बाकी सहयोगी दल थे। तो और लेकिन इस बार 15,000 करोड़ तो सीधे दे दिए, और जो हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं विनोद शर्मा जी, वो भी पहुंच गए। बिहार को 59,000 करोड़। तो और जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा जहां विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अभी होने हैं अक्टूबर में, हम लोग सब लोग ये सोच रहे थे, आपके साथ भी डिस्कशन हो रहा था कि शायद बिहार नहीं, हम इसे पलट कर ये क्यों ना देखें कि पॉपुलिज्म में नहीं लग रहे हैं प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। भाई कौन रोक सकता था? बिहार के बजाय महाराष्ट्र या हरियाणा में भी देने लगते, फिर कहते वहां चुनाव है देखो वहां दे दिया। ये तो सवाल उठाने वाले तो उठाते रहेंगे। जिनको दिया है वही रोक सकते थे ना। हाँ, जिनको दिया है वही रोक सकते थे, क्योंकि उन्हीं की तो मांग थी ना कि बिहार को विशेष सहायता दी जाए, विशेष राज्य न सही विशेष सहायता दी जाए। और आंध्र प्रदेश का 2 बार चंद्रबाबू नायडू आकर के अपना डिमांड चार्टर दे गए थे। वो तो 70-75,000 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, वो तो 15,000 करोड़ मिला है अभी तो। और उन्होंने कहा भी है, और अभी ये नहीं मालूम कि वो मुतमईन भी हैं, इससे खुश हैं कि नहीं है। नहीं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन मिली है वेंटिलेटर पे पड़े हुए पेशेंट को, इस राज्य को, यानी अभी तो विटामिन मिलना बाकी है, अभी बहुत सारी मेडिसिन मिलना बाकी है। तो ये तो राजनीतिक पहलू हो गए, लेकिन अब असल बात पर आते हैं प्रभु, और वो है आम आदमी की बात। आम आदमी के लिए होता है ना, हम टैक्स देते हैं, ये बही खाता जो दिया जा रहा है ये हमारी कंट्रीब्यूशन ही है। कोई अपने आप तो कोई नोट छापने की मशीन लगा नहीं सकता। तो आम आदमी को क्या मिला है? अगर हम आयकर से शुरू करें, क्या आप थोड़ा सा इसमें अचंभे में थे कि पुरानी कर व्यवस्था को तो बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना वहाँ पर कोई आपको छूट मिली है। नई कर व्यवस्था जो दरअसल खर्च बढ़ाने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है, ना कि बचत करने के लिए, वहाँ 17,500 रुपये आप बचा पाएंगे। ये थोड़ी उल्टी धारा चल रही है क्या? भारतीय परंपरा भी जो है हमारी सेविंग टू जीडीपी रेशो 32 से घटकर 8% पर आ गई है। संदीप, पहले तो मिडिल क्लास या गरीब आदमी दोनों को मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और मेरे को 2-4 पॉइंट इकट्ठे बोलने दीजिए एकदम, क्योंकि आपने बड़े महत्वपूर्ण इशू उठाया है कि गरीब आदमी को छोड़ दीजिए, वो तो इनकम टैक्स देता नहीं है। आपने शुरू में कहा कि 9 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं। 9 करोड़ में अगर आप देखें, सबके यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल की बात जो की है, उसमें मोदी जी की भी स्टेटमेंट है उसके ऊपर। मैं अभी सर्च कर रहा था, 1,80,000 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसके ऊपर टैक्स देते हैं। जैसे इस देश के अंदर 9 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स 1 करोड़ देने वाले 1,80,000 हैं कुल, यानी 1 करोड़ से ऊपर, जिसकी 100 करोड़ भी हो सकती है, 25 करोड़ भी हो सकती है। सीईओ आजकल के सब तनख्वाह 80 करोड़ ले रहे हैं, आपको पता है। तो इनकम टैक्स से जितना खर्च आ रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन, वो कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है या इंडिविजुअल टैक्स से आ रहा है, जो बड़ी संख्या में देते हैं मिडिल क्लास, जिनको आप कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे आ रहा है। तो इसलिए गरीब के लिए तो जीएसटी काउंसिल जब से बनती है, जब से ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस देश की अर्थव्यवस्था में हुआ है, जब बजट के अंदर आपको पता लिखता कि क्या टैक्स बढ़ा और क्या बढ़ा कम हुआ। पहले हमको लगता था कि पता लगता है साबुन महंगा हो गया, एयर कंडीशनर सस्ते हो गए, जूते महंगे हो गए, इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी, ये सब पता लगती थी, उसका इंटरेस्ट रहता था, और सब चीज़ें जीएसटी में चली गई। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक जनता के साथ कॉन्स्पिरेसी की कि टैक्सेस जहाँ से लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस लग रहे हैं, उसको उठा करके जीएसटी में डाल दिया। वहाँ डिस्कशन होती है, उसके ऊपर जनता को पता नहीं लगता क्या हो रहा है। 18% आपकी जेब से, मेरी जेब में से, इमना उसके पता चल जाता है, हर बजट में पता कहीं आता नहीं है। तो जो कह रहे हैं आप गरीब आदमी की बात, गरीब आदमी का बजट तो जीएसटी के पास चला गया, और जीएसटी के अंदर सारे चीफ मिनिस्टर मिल करके आम आदमी के, गरीब के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बिना शोर मचाए असेंबली में या पार्लियामेंट में टैक्स बढ़ाए जाते हैं। महंगाई बढ़ी,
आपके फेयर पॉइंट, मतलब इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर के जरिए आपकी जेब पर डाका डल रहा है। 100 रुपए जीएसटी से अर्जित करती है सरकार, 64 रुपए तो गरीब दे रहा है। अब मैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की बात पर आता हूं, जहां बचत मैं कर सकता हूं, उस पुरानी कर व्यवस्था को आप बढ़ाने को, आकर्षक बनाने को ही तैयार नहीं। आप कह रहे हैं नई में जाइए, खूब खर्च कीजिए तो आपको छूट मिलेगी। क्या सरकार इस राह पर चल रही है? संदीप, पहले ही आरबीआई गवर्नर ने उस दिन स्टेटमेंट दिया है कि मिडिल क्लास जो है डिपॉजिट बैंक के कम होते चले जा रहे हैं, और जबकि लैंडिंग बढ़ती चली जा रही है। अब लैंडिंग जो अब क्या है कि मेरे जो भी पैसे डिपॉजिट था, लोगों को आपने स्टॉक मार्केट में लगवा दिया, वहाँ पर हीटिंग अप हो गई, 80,000 रुपये पॉइंट पे पहुँच गया। तो मेरे पास बचत करने के लिए जब पैसे मिडिल क्लास के पास होंगे, जब 1% लोगों के पास 20-25% वेल्थ का जा रहा है, तो बचत करने के पास किसी के पास है नहीं। इसलिए बचत, अगर रेटिंग सेविंग कम हो रही है देश के अंदर ऑफ द जीडीपी की किसी ज़माने के अंदर 35%, 32% थी अभी कुछ साल पहले तक। छोटे सेविंग्स के अंदर पैसा रखते थे जिसका प्रयोग करते। हाँ, तो अब कम होती चली जा रही है। 8% पे आ गई है। डिपॉजिट में कहां से करूंगा, क्योंकि ऑल द मोर रीजन फिर तो सरकार को पुरानी कर व्यवस्था आकर्षक बनानी थी। वो पुरानी को तो आकर्षक बना नहीं रहे। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50 की 75,000 की वो नई कर व्यवस्था में की है, पुरानी में नहीं। आप 9 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें 9 करोड़ में कितने लोग देते होंगे? मेरे को लगता है भारत के अंदर जो बजट की बात कर रहे हैं हम, खाली इनकम टैक्स से सीमित नहीं है। हम और आप अफेक्टेड हैं। मेरे को यार आपको 2,000 रुपये महीने की बचत हो जाएगी, उससे देश तो नहीं बदल जाएगा ना। सवाल ये है कि इस बजट के अंदर कोई ना दिशा नहीं है किसी किस्म की। ये बजट जो नहीं, इसमें एक और चीज है प्रभु, टीवी पे डिस्कशन आज हम दिन में भी चर्चा कर रहे थे। एक सेंटेंस कहूंगा, एक सेंटेंस करूंगा। ये मैं इस बजट के अंदर सिर्फ एक ये होता है पिंक पेपर्स के लिए। आज का बजट जो है, जो मैं आपको ये दिन से कह रहा हूँ, पहली बार बजट जो है ये गुड पॉलिटिक्स है, विच विल मेक गुड इकोनॉमिक्स एज वेल। पॉलिटिक्स क्या है कि सबको खुश रखना है। तो मोदी जी का जो बजट पहली बार आया है, इसके अंदर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर खर्च कर रहे हैं, मैं कॉन्ट्रेरी रिव्यू ले रहा हूँ, इतना सारा एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन के नहीं स्किल के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो रेलवे पे खर्च कर रहे हैं। बिहार के अंदर क्योंकि इलेक्शन हो रहा है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा दिया गया है। अल्टीमेटली ये जितना खर्चा होगा, ये उससे डेवलपमेंट भी तो होगा ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा होता है। तो पहली बार गुड पॉलिटिक्स जो है, इट इज़ ऑल्सो गुड इकोनॉमिक्स। उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा कोई कंसेशन नहीं दिए जो हर बार जाते आते थे। पहली बार है कि ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगाया गया। तो आई विल से इट इज़ गुड पॉलिटिक्स विच विल लीड टू गुड इकोनॉमिक्स इफ इम्प्लीमेंटेड ऑनेस्टली। बहुत अहम पॉइंट यहां पर कह रहे हैं, गुड पॉलिटिक्स इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।